everybody. Good evening to all of you. बच्चों, मैं आज सबके सामने जिस टॉपिक को लेकर के आया हूं, या टॉपिक तो नहीं कहेंगे, कह सकते हैं कि जिस कंसर्न को लेकर आया हूं, एक तरह से वह गाइडेंस एंड काउंसलिंग को लेकर के बच्चों में बड़ा दुविधा है, बड़ी समस्या होती है कि 12th के बाद क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करके एक सही डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाते। तो आज जो यह वीडियो है उन बच्चों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। कहने का मतलब है कि बच्चों में जो भ्रांतियां हैं अपने भविष्य को लेकर के, उन भ्रांतियों को दूर करने का एक छोटा सा प्रयास स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट की ओर से मैं एमएस चौहान आप सभी को यह विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूर्ण रूप से, पूरी तरह से शुरू से लेकर अंत तक देखें तो आपके अंदर एक ऐसा कंसेप्ट डेवलप होगा जिसमें आप 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद या पीजी के बाद किन किन कोर्सों का चयन करना चाहिए जो कि आपके भविष्य को एक सही दिशा में ले जा सके। खास करके आजकल आप देख रहे हैं कि चाहे वह रेलवे हो या बैंकिंग हो या फिर आपके कोई दूसरे सेक्टर होंगे, सभी में कहीं ना कहीं वैकेंसीज को लेकर के बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन इन सभी में एक जो प्रोफेशन है वह नोबल प्रोफेशन कहा जाता है, प्रतिष्ठित प्रोफेशन कहा जाता है, और वह प्रोफेशन है टीचिंग। और टीचिंग को लेकर के भी आजकल के बालक और बालिकाओं में खूब उमंग और जोश देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं उन उमंग और जोश को एक रंग भरने का काम आज मैं करूंगा। किस प्लेटफॉर्म पे? स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली से एफिलिएटेड है, मान्यता प्राप्त है, और संत नगर बुरारी लेबर चौक में आपको यहाँ पर टीचर रिक्रूटमेंट के जितने भी एडमिशन्स हैं, टीचर्स से रिलेटेड, डीएलएड के एडमिशन्स, जेबीटी के एडमिशन्स, बीएड के एडमिशन्स, एमएड के एडमिशन्स के लिए बिल्कुल मुफ्त में सलाह और परामर्श दिया जाता है ताकि बच्चे एक सही कोर्स का चयन करके अपने लाइफ में आगे बढ़ सकें। बच्चों, आज जो हम डिस्कशन करेंगे वह हम डिस्कशन करेंगे कि किस प्रकार हम डीएलएड या बीएड या एमएड करके टीचिंग में अपने भविष्य को सिक्योर एंड सेफ कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि करके बेसिकली आज जो डिस्कशन होगा वो बिल्कुल फ्री गाइडेंस एंड काउंसलिंग है आप बच्चों के लिए कि डीएलएड करने के बाद हमारे पास क्या क्या स्कोप है, हम किन किन क्षेत्रों में जा सकते हैं, या बीएड करके हम किन किन क्षेत्रों में जा सकते हैं, या एमएड करके हम किन किन क्षेत्रों में जा सकते हैं। इन सभी को विस्तृत रूप से समझेंगे। चलिए बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो डीएलएड है, अगर हम डीएलएड की बात करें, पहले हम डीएलएड को ही लेकर चलें, तो डीएलएड या फिर आपने डीएलएड का नाम कई इसे जेबीटी भी कहते हैं, कई डीएड कहते हैं, ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम है, या फिर इसे ईटीटी भी कहा जाता है, या फिर आपने देखा होगा प्रायः दिल्ली के बच्चे होते हैं इसे दिल्ली डाइट का भी नाम जानते हैं, है ना? क्लियर है? तो ये जो डीएलएड है, यह जो डीएलएड है, या यह जो जेबीटी है, या डीएड है, या ईटीटी है, या डाइट है, यह सभी एक ही कोर्स हैं। इसके नाम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज, या आप कह सकते हैं स्टेट में अलग अलग नाम रखा गया है। ये जितने भी आप नाम देख रहे हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या डिप्लोमा इन एजुकेशन, या एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग, ये सब नाम एक ही हैं। इनको करने के लिए जो योग्यता चाहिए, है ना, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो जो प्राइमरी टीचर होते हैं, जो कौन से टीचर होते हैं? प्राइमरी टीचर होते हैं। इस प्राइमरी टीचर के रूप में जो रिक्रूटमेंट आता है उसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है पीआरटी।
अब कभी भी आप देखना कि स्टेट गवर्नमेंट या कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई वैकेंसी आती है ना, राज्य सरकार या केंद्र सरकार में शिक्षा विभाग में अगर कोई रिक्तियां या वैकेंसी आती है तो हमेशा आप देखेंगे कि उसमें एक होता है पोस्ट पीआरटी के लिए। पीआरटी यानी पीआर से प्राइमरी और टी से टीचर। इस प्राथमिक शिक्षक के रिक्रूटमेंट के लिए जो योग्यताएं मांगी जाती है, जो एलिजिबिलिटी मांगी जाती है, उसी एलिजिबिलिटी को कहते हैं डीएलएड, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या जेबीटी या डिप्लोमा इन एजुकेशन या ईटीटी। आपने अगर यह 2 वर्षीय डिप्लोमा कर रखा है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो आप पीआरटी के फॉर्म को फिल कर सकते हैं और प्राथमिक शिक्षक आप बन सकते हैं। अब बात आती है कि डीएलएड को आप कब कर सकते हैं, है ना। तो डीएलएड को करने के लिए बच्चों आप में 10+2 के बाद, ध्यान से सुनिएगा कि 10+2 के बाद यानी 12th के एग्जामिनेशन के बाद जब आपका रिजल्ट आता है और रिजल्ट आने के बाद आप उस रिजल्ट के साथ डीएलएड में, जेबीटी में, डीएड में, ईटीटी में, डाइट में, है ना, जो भी आपके क्षेत्र में नाम हो, इस कोर्स को आप कर सकते हैं। यह कोर्स 10+2 के बाद किया जा सकता है। अब 10+2 के बाद जो मिनिमम क्राइटेरिया दिया गया है, तो 10+2 में आपका मिनिमम जो है वो 50% होना चाहिए और इंग्लिश सब्जेक्ट भी होना चाहिए। कौन सा सब्जेक्ट? इंग्लिश सब्जेक्ट। इसके साथ अगर आपका 50% है 12th में तो आप डीएलएड को कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। यानी डीएलएड, आपको प्राइमरी टीचर बनना है तो आपको डीएलएड करना होगा और उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? तो 12th में आपका कम से कम 50% मार्क्स के साथ इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। अब प्रश्न आता है कि भाई ये कहां से हम कर सकते हैं डीएलएड कोर्स को, कहां से हम कर सकते हैं, कहां नामांकन होता है इसका? तो अगर आप देखें नामांकन की बात करें तो कहीं ना कहीं आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड से आप डीएलएड कर सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड होना चाहिए प्लस वह SCERT से एफिलेटेड होना चाहिए, SCERT से एफिलेटेड होना चाहिए। तब जाकर के आपका जो डीएलएड का कोर्स है वो क्या माना जाएगा? आपका वैलिड माना जाएगा। अब स्टेट काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यह नॉर्म्स, रूल एंड रेगुलेशन बनाता है कि भाई डीएलएड कोर्स का बेसिकली किन नियम और शर्तों के साथ बच्चों को यहाँ पर प्रशिक्षित करें। क्योंकि बच्चे क्या, बेसिकली डीएलएड का मतलब क्या है कि यह प्राथमिक शिक्षक ही बनेंगे, प्राथमिक शिक्षक बनेंगे। तो प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए क्या होगा? इन्हें प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी, प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी, है ना। तभी तो जाकर के ये क्या बनेंगे? प्राइमरी टीचर बनेंगे। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड और SCERT से मान्यता प्राप्त जो भी कॉलेजेस हैं वहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं डीएलएड में। क्लियर है? अब यहां पर एक बात आती है कि डीएलएड को करने के बाद, सपोज करो यहां पे आपने 10+2 किया हुआ है और आपका क्या है 50% भी है, प्लस आपको आपके 12th में क्या है इंग्लिश सब्जेक्ट भी है, तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या है? कंप्लीट है। तो आप क्या करेंगे? अगला स्टेप आपका क्या होगा? आप एडमिशन लेंगे। एडमिशन कहाँ लिया आपने? डीएलएड में लिया। डीएलएड में एडमिशन ले लिया, यहाँ तक की प्रक्रिया हमने अच्छी तरीके से समझ ली है। अब आगे का प्रोसेस होगा कि यह डीएलएड कितने साल का होता है और क्या सारी चीजें, तो आप इसको देखें तो डीएलएड जो है बेसिकली डीएलएड यह 2 वर्ष का होता है, 2 इयर्स का होता है। और 2 इयर्स को कंप्लीट करने के बाद जैसे ही आप इसे 2 इयर्स को आप कंप्लीट कर लेते हैं, यानी डीएलएड को कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपके पास एक नई चुनौती आती है, वो होती है सीबीएसई द्वारा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा
सीटेट का एग्जामिनेशन, सीटीईटी का एग्जामिनेशन। सीटेट का इसमें पेपर फर्स्ट क्लियर करना होता है, आपको पेपर फर्स्ट क्लियर करना होता है, तब जाकर के आप पीआरटी के पोस्ट के लिए जो भी वैकेंसी आती है, किसकी, स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की, आप इस वैकेंसी को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। समझ रहे हो? तो एक पीआरटी टीचर बनने के लिए आपको 10+2 के बाद डीएलएड करना होगा, तब जाकर के आप प्राथमिक शिक्षक बन सकते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए, अब इसको तो हमने अच्छे तरीके से समझ लिया है कि भाई पहले तो आप 10+2 हैं और शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आपको 10+2 के बाद दिल्ली से या फिर हरियाणा से या फिर जम्मू कश्मीर से या फिर एमपी से या फिर अपने किसी भी स्टेट से क्या करना होगा, डीएलएड करना होगा, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड और एससीईआरटी के द्वारा चलाई जाती है। तो उन कॉलेजों से, उन कॉलेज से आप करें जो स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड है से एफिलेटेड हैं और एससीईआरटी से एफिलेटेड है, तब जाकर के आप प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल होंगे। अब डीएलएड के बाद एक और पेपर आपको देना पड़ेगा, हो सकता है वो स्टेट टेट का हो, आपके राजस्थान से हैं तो आरटेट देना पड़ेगा, पंजाब से हैं तो पीटेट देना पड़ेगा, झारखंड से हैं तो जेटेट देना पड़ेगा, बिहार से हैं तो बीटेट देना पड़ेगा, यूपी से हैं तो यूपी टेट देना पड़ेगा। कई टेट हैं जो आपको देने पड़ेंगे। सपोज करो कि आपने क्या किया, यहाँ पे डीएलएड कंप्लीट कर लिया और डीएलएड के बाद सीबीएसई के द्वारा आपने सीटेट भी क्या किया, क्वालिफाई कर लिया। अब सपोज करो कि इसमें कई स्टेट की बात होगी। अब सपोज करो कि आप राजस्थान से हैं, तो आपको अपने स्टेट का आरटेट निकालना पड़ेगा अपने स्टेट में टीचर बनने के लिए। अगर झारखंड से हैं आप तो जेटेट निकालना पड़ेगा। अगर आप यूपी से हैं तो आपको यूपी टेट निकालना पड़ेगा। अगर आप किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब चाहते हैं तो आपको सीटेट निकालना पड़ेगा। हरियाणा से हैं तो आपको एसटेट निकालना पड़ेगा। पंजाब से हैं तो आपको पीटेट निकालना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि सीटेट जो है वह जितने भी सेंट्रल स्कूल हैं, है ना, वहाँ पर सीटेट वैलिड है। और स्टेट में नौकरी अगर करनी है, प्राथमिक शिक्षक बनना है, तो आपको उस स्टेट का, है ना, टेट निकालना पड़ेगा। क्लियर है? तो तब जाकर के आप किस पीआरटी टीचर आप बन पाएंगे। उसके बाद जो अगली कड़ी होती है, पहली कड़ी तो हो गई डीएलएड कंप्लीट कर लिया, दूसरी कड़ी हो गई कि हमने सीटेट या स्टेट टेट को क्लियर कर लिया, और तीसरी कड़ी क्या है, तीसरी कड़ी है कि आप केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय या डीएसएसबी या फिर आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, है ना, जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, उस स्टेट में कोई वैकेंसी आई है टीचर की तो आप फिल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे बीएड की। चलिए आइए अब समझते हैं बीएड का क्या है। तो बच्चों, बीएड करने के लिए सबसे पहले तो आप ये ध्यान देंगे कि अगर आपका बीए है या बीकॉम है या बीएससी है, ठीक है, आप ग्रेजुएट हैं, कहने का मतलब है स्ट्रीम कुछ भी हो, तो आप क्या कर सकते हैं, बीएड के कोर्स में दाखिला ले सकते हैं। लेकिन बीएड में कोर्स में दाखिला लेने से पहले जो मिनिमम क्राइटेरिया है वह आपका क्या होना चाहिए, तो ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% होना चाहिए। ये जरूर याद रखिएगा, 50%। या फिर कई स्टेट में आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में भी अगर 50% हैं तो भी आप बीएड में दाखिला ले सकते हैं। क्लियर है? यानी आप बीए हैं, बीकॉम हैं, बीएससी हैं, आप ग्रेजुएट हैं और आप शिक्षक बनना चाहते हैं, सेकेंडरी स्कूल टीचर बनना चाहते हैं, हाई स्कूल टीचर बनना चाहते हैं, 6 to 10th के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको ग्रेजुएशन के बाद बीएड करना चाहिए। एक बहुत ही अच्छा स्कोप है, वैकेंसी बहुत सारे हैं। अभी अखिल भारतीय के 9वें सर्वेक्षण में पूरे भारत में लगभग 30 से 32 लाख टीचरों की रिक्रूटमेंट होनी है ना।
और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में और भी टीचरों की ज़रूरत होगी। तो यह जो फील्ड है यह बेसिकली एन ओशियन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, एक बहुत बड़ा यहाँ पर अवसर आपको मिलता है टीचर बनने का। तो बीएड को करने के लिए बीए, बीकॉम और बीएससी का जो कॉन्सेप्ट है ये कोई भी कर सकता है, लेकिन ग्रेजुएशन में 50% या पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% होगा, वही बच्चे बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब बात यहाँ ये आती है बच्चों कि बीएड के लिए किन संस्थाओं का होना आवश्यक है। तो सपोज करो कि बैचलर इन एजुकेशन है ना, बीएड में आप एडमिशन के लिए इच्छुक हैं, तो सबसे पहले तो आप ये देख लें कि क्या आपका बीए या बीकॉम या बीएससी या बीबीए है ना, जो भी हो, आप ग्रेजुएट हों और कम से कम आपके पास 50% जरूर हो। ठीक है, एक तो ये हो गया। या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी अगर आपका 50% होता है तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं। बहुत बच्चों का ग्रेजुएशन में 50% नहीं होता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा डिस्करेज हो जाते हैं, बोलते हैं कि भाई कि अब तो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन वैसे बच्चों को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप पीजी कीजिए है ना, और पीजी के बेस पे भी आप बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आपका अगर 50% होता है तो आप बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो एडमिशन है आप किन कॉलेजेस में लें, ये भी बात है, एक सबसे बड़ा प्रश्न है। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी प्लस एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन से मान्यता प्राप्त होना आवश्यक है। जो यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस सिर्फ यूजीसी है और एनसीटीई से एफिलिएटेड नहीं है, अगर उन कॉलेजेस से या उस यूनिवर्सिटी से आप बीएड करेंगे तो आपके बीएड की जो मार्कशीट और डिग्री है वह वैलिड नहीं माना जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो यूजीसी और एनसीटीई अप्रूव्ड होना चाहिए। यह सिर्फ एक स्टेट को छोड़ के था, वो था जे एंड के में एनसीटीई के नॉर्म्स नहीं लगते थे, चाहे यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू हो या यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर हो। ठीक है, वो एक अलग चीज़ है, वो आर्टिकल 370 को लेकर के। अब तो बेसिकली आर्टिकल 370 खत्म हो गया, आपको पता है। तो बेसिकली आप मान के चलें कि आप जहाँ से भी करें वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और एनसीटीई अप्रूव्ड होना चाहिए। ठीक है, अब जो इनके लिस्टिंग में होगा जो भी कॉलेज, वो चेक कर सकते हैं आप, उन्हीं कॉलेजेस में आप दाखिला लें बीएड के लिए। अब यहाँ पे दाखिला लेने के बाद यहाँ पे मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं कि अब जैसे बीएड में आपने क्या किया, एडमिशन ले लिया, तो ये आप देख लें कि यह कितने साल का है, 2 इयर्स का प्रोग्राम है ये। अब इस 2 साल में आपको बीएड कंप्लीट कर लेना है, या फिर आपका रीअपियर आता है तो मैक्सिमम 3 इयर्स में आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसके बाद का जो प्रक्रिया है वह मान के चलिए कि सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एक पेपर कंडक्ट करती है जिसे कहते हैं सीटीईटी का पेपर सेकेंड। अब ये सीटेट का पेपर आपको देना अनिवार्य होगा, बीएड वालों के लिए सीटेट का पेपर सेकेंड देना अनिवार्य होगा। या फिर आपके स्टेट में, चाहे आप एसटेट में हों या आप पीटेट में हों या फिर यूपी टेट में हो, जिस भी स्टेट का टेट हो, वहाँ पर जो भी आपके हाई स्कूल लेवल के टीचर बनने के लिए जो भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर देना होता है वो देना आपके लिए अनिवार्य होगा। तब जा कर के आप 6 to 10th की टीचर बनते हैं, है ना, 6ठी से 10वीं तक के शिक्षक बनते हैं। अब यहाँ पर जो स्कोप हैं वह बेसिकली नवोदय विद्यालय संगठन के लिए आप पेपर यहाँ पर दे सकते हैं, नवोदय विद्यालय संगठन के लिए पेपर दे सकते हैं। दूसरा पेपर यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय के लिए भी आप यहाँ पे पेपर फिल कर सकते हैं। DSSB के लिए भी यहाँ पर आप, है ना, अप्लाई कर सकते हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर और भी बहुत सारे आपको यहाँ पर प्राइवेट भी एक ऑप्शन है, प्राइवेट स्कूलों में भी ठीक ठाक, है ना, सैलरी मिल जाता है। तो आप बीएड करके आपके पास देखो कि कितने मल्टीपल ऑप्शंस हैं, है ना, टीचर बनने के लिए। ठीक है बच्चों, तो यह बीएड के रिगार्डिंग जो है सारी चीजें हैं। अब एमएड की बात करें तो एमएड मान के चलो आप कि जो एमएड है ना,
या एमएड करने के लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए वो चाहिए बीएड। क्लियर है? आपको बीएड चाहिए। बीएड में आप कम से कम ये मान के चलें कि 50 से 55% तो जरूर होना चाहिए आपका, तब जाकर के आपका एमएड में दाखिला होगा। और एमएड में दाखिला के बाद आप ये समझ लें कि जो ट्रेनिंग कॉलेज होते हैं, जो ट्रेनिंग कॉलेज होते हैं, ठीक है, इन ट्रेनिंग कॉलेज में पोस्ट जो आती है किसका? लेक्चरर का, जिसको प्रवक्ता कहते हैं। इस प्रवक्ता के पोस्ट पे आप एलिजिबल हैं फॉर्म फिल करने के लिए। तो बीएड से जब एमएड की ओर मूव करेंगे तो आप ट्रेनिंग कॉलेज में एज ए लेक्चरर के पोस्ट पे भी आप नियुक्त हो सकते हैं। और अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या आगे और भी, तो उसके लिए आपको पता होगा कि यूजीसी जो है, यूजीसी नेट एक पेपर लेती है, वो होती है एजुकेशन की। उस एजुकेशन के पेपर को आपको क्लियर करना होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि जो एक प्राथमिक शिक्षक और एक सेकेंडरी टीचर्स और एक लेक्चरर तक की जो सफ़र को हम कैसे पूरा करते हैं। बच्चों, एक छोटी सी बात और ये है यहाँ पर, जैसे सपोज करो कि हमारा यहाँ पर 10+2 है, प्लस हमने डीएलएड भी कर लिया, प्लस हमने सीटेट या एसटेट भी कर लिया, ये भी क्लियर हो गया। तो जाकर के हमारे पास ऑप्शंस क्या आ गए? क्या आ गए भाई? केंद्रीय विद्यालय, DSSB, प्राइवेट स्कूल, ठीक है, आर्मी पब्लिक स्कूल, है ना। कई जगह पर हम यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे 10+2 डीएलएड सीटेट का पेपर फर्स्ट, या फिर किसी भी स्टेट टेट को आपको क्लियर करना होगा, तब जाकर के आप स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ एक और चीज लिख दीजिए, स्टेट गवर्नमेंट, है ना। स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी हो या केंद्रीय विद्यालय की हो या दिल्ली की वैकेंसी हो या प्राइवेट स्कूल में हो या आर्मी पब्लिक स्कूल में हो, आप इन जगहों पर एज अ प्राथमिक शिक्षक यानी पीआरटी के पोस्ट पर आपकी नियुक्ति हो सकती है। और अगर बीएड की बात करें तो बीएड के लिए अगर आप क्या हैं, ग्रेजुएट हैं, ठीक है, ग्रेजुएट हैं, और ग्रेजुएशन के साथ क्या आपने कर लिया? अब कर लिया आपने बीएड, है ना। और बीएड के साथ आपने क्या किया? सीटेट या किसी भी स्टेट टेट को आपने क्लियर कर लिया। ठीक है, इसके लिए सीटेट का कौन सा पेपर होता है? सेकंड पेपर होता है। तो जब आपने इसे क्रैक कर लिया तो फिर आपके पास क्या क्या ऑप्शंस आ गया? आप केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय या DSSB या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट टीचर पे जो वैकेंसी, टीचर के लिए जो वैकेंसी आती है, उसे भी आप क्या कर सकते हैं? फिल कर सकते हैं। समझ रहे हो बात को? इसके लिए जो पोस्ट निकलता है, जैसे उसका कोड क्या था? PRT, इसका कोड क्या होगा? TGT, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं। क्लियर है बच्चों? और एक चीज और मैं समझा दूं आपको कि सपोज करो कि कोई बच्चा MA है यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स, या MSc है मास्टर ऑफ साइंस, या मास्टर इन कॉमर्स MCOM। अब ये बच्चा ये ऑलरेडी है, इसके बाद इस बच्चे ने क्या किया? बीएड कर लिया, तो इसकी क्वालिफिकेशन क्या हो गई? MA बीएड, MSc बीएड या MCOM बीएड। अब यह बच्चा जो है दो पोस्ट को क्रिएट कर, दो पोस्ट को भर सकता है। क्या? एक तो वह ग्रेजुएट तो है ही, तो उस बेस पे वो TGT भर देगा, और वह PG भी है यानी MA भी है, तो उस बेस पे PGT भर देगा। समझ रहे हो? TGT यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, और PGT यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। बच्चों, यहां PGT के पोस्ट के लिए, है ना, आप देखिए PRT के लिए आपको क्या चाहिए? सीटेट चाहिए, और या फिर आप अपने स्टेट में लगना चाहें तो आपको एस्टेट चाहिए। TGT के लिए भी, है ना, सीटेट चाहिए, प्लस आपके स्टेट में जो भी टेट का पेपर होता है वो चाहिए। बट PGT के लिए ना तो आपको सीटेट का कोई पेपर नहीं देना है, बट कई स्टेट में PGT का भी पेपर लिया जाता है टेट के रूप में। तो सीटेट जो है वह बेसिकली TGT तक ही आपको देना है।
तो अगर आप MA MSc या MCOM है और साथ में आपने B.Ed कर लिया है तो CTET आपके लिए नहीं है। आप डायरेक्ट अपने, है ना, सब्जेक्ट को लेकर के, जो भी आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट करो बायो है तो PGT बायो, सपोज करो ज्योग्राफी है तो PGT ज्योग्राफी, सपोज करो हिस्ट्री से पढ़े हो, MA या हिस्ट्री से है तो PGT हिस्ट्री, आप उस सब्जेक्ट के रूप में भर सकते हो एज ए PGT टीचर। इसके लिए टेट की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से जो डायग्राम हमारा बना वो क्या बना, देखो ध्यान से, PRT, TGT और PGT, ठीक है, यही बना ना, क्लियर है। PRT के लिए क्या बताया था, 10+2 तो होगा ही होगा, प्लस साथ में बच्चे ने क्या करना है, DLED करना है, और DLED के बाद अगला फोकस क्या है, तो CTET का पेपर फर्स्ट या STET जो उसे बच्चे को देना पड़ेगा, तब जाकर के वो क्या PRT के लिए एलिजिबल होगा, ठीक है। TGT के लिए क्या आपको बोला कि बच्चा एक तो क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए बच्चे का, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर बच्चा क्या देगा, CTET या बच्चे के स्टेट में जो भी टेट होता है उस पेपर को क्वालिफाई करेगा, और वह जो है क्या करेगा, वह इसका सेकंड पेपर देगा, CTET का पेपर सेकंड देगा, क्लियर है। PGT के लिए क्या है, PGT के लिए बच्चे के पास क्या है, या तो MA है या MCOM है या कोई भी मास्टर डिग्री है ना, कोई भी मास्टर डिग्री है। इस मास्टर डिग्री के साथ बच्चा क्या B.Ed कर रखा हो, तो वह अपने MA के सब्जेक्ट के बेस पे, जो भी MA में सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट के आधार पर वह PGT के पोस्ट को क्या कर सकता है, फिल कर सकता है, ठीक है। तीनों में आपने अंतर समझ लिया, क्लियर है यहाँ पे। अब आप देखो तो एक चीज और मैं आपको बता दूं कि PRT के लिए ना कोई सब्जेक्ट जो है, PRT के लिए कोई सब्जेक्ट जो है स्पेसिफिक नहीं होता, ठीक है, लेकिन TGT के लिए आपके जो भी सब्जेक्ट होंगे, जैसे साइंस हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, SST हो गया, जो भी आपका सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में, उस सब्जेक्ट के टीचर आप बनते हो। और PGT में भी सेम है कि जो सब्जेक्ट आपका MA में है, जो सब्जेक्ट आपका MA में है, उसी सब्जेक्ट का आप क्या बनते हो, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर आप बनते हो। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि PRT, TGT या PGT के लिए हमें किन किन एलिजिबिलिटी को कंप्लीट करना होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो छोटी सी जानकारी है, ये आपको एक जो कंसेप्ट, जो बेसिकली कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक बनने के लिए जिन जिन कोर्स को आप चयन करना चाहते हैं, उनमें आप अपने एलिजिबिलिटी के हिसाब से आप देख लें कि आप में कौन सी एलिजिबिलिटी है। अगर आप 10+2 हैं तो DLED की ओर फोकस करें, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो B.Ed कर सकते हैं आप, या फिर MA MCOM या MSc या MBA या MTech कर रखे हैं, तो आप अगर टीचिंग फील्ड में आना चाहते हैं तो आपको भी B.Ed कर लेना चाहिए, ठीक है बच्चों। बाद बाकी फिर इसी तरह से अगले वीडियो में आपको और भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें और अपने जो भविष्य का निर्माण एक अच्छे क्षेत्र में चुने, एक सम्मानजनक क्षेत्र में चुने, और वह सम्मानजनक क्षेत्र क्या है, शिक्षा का क्षेत्र है। अब एक टीचर की भूमिका में आइए और अपना एक अहम और सकारात्मक योगदान समाज के निर्माण में दीजिए। नमस्कार, आप जहाँ रहें खुश रहें, सुरक्षित रहें। गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार।